हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाउल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेबल, जो कि टास्क 1 का सबसे मुश्किल चार्ट माना जाता है। यह स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा करता है क्योंकि इसमें आप वैल्यूज को विजुलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें वैल्यूज को पिक्चर फॉर्म में नहीं दिया होता, जैसे कि लाइन डायग्राम में, पाई चार्ट में, जैसे कि बार ग्राफ्स में आपको जो वैल्यूज हैं वो पिक्चर फॉर्म में मिलती हैं और उसको पढ़ना भी आसान होता है और उसको ग्रुप करना भी आसान होता है। आपको पता चलता है कि हाँ, कौन सा डाटा सिलेक्ट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है। लेकिन यहाँ पे टेबल्स में क्योंकि जो वैल्यूज है न्यूमेरिक फॉर्म में जस्ट कॉलम्स और रोज में डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ना मुश्किल रहता है और ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा करता है। लेकिन अगर आपको अच्छी टेक्निक्स, जो स्पेशल टेक्निक्स है टेबल्स की, वो पता है तो ये मुश्किल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज की इस क्लास में हम वो स्पेशल टेक्निक को डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे और ये जो टेबल है ये आपके लिए परेशानी पैदा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये मुश्किल माने जाने वाले टेबल को आसान करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑन टेबल्स। तो जो हमारा आज का जो टेबल है ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा। तो टेबल में जब आप देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो है जो पूरी पूरी आपको जो है वैल्यूज दे रखी हैं। यहाँ पे जो आपको जो रेफरेंस है वो क्या है, ये जो फर्स्ट कॉलम और ये जो फर्स्ट रो, ये जो है टेबल का रेफरेंस है। जैसे कि लाइन डायग्राम में रहता था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इस चार्ट में जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऊपर आप रो में टाइम दिया हुआ है फ्रॉम 1995 टू 2010। हम इस चार्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द ग्राफ शोज द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल इन 4 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 1995 टू 2010। सो फ्रॉम 1995 टू 2010 का ये डाटा है, इन 4 कंट्रीज का ये डाटा है और ये जो है वैल्यूज है। वैल्यूज किस चीज की है, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल। कोयल से कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है इन 4 देश में ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2010। तो चार्ट बिल्कुल क्लियर है। अभी आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि ये जो टेबल है क्यों इसको मुश्किल समझा जाता है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये पिक्चर फॉर्म में नहीं है। तो यहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है, कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा चेंज किसमें हो रहा है, ट्रेंड क्या, हम एक बार में देख के हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे और उसके साथ क्या है कि जो डाटा है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, वो कोहेरेंट नहीं होता है और जो है पढ़ने वाले को वो समझ में नहीं आता। तो हम लोग को बहुत एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आपको कोई भी वैल्यू चार्ट आपके पास आता है तो आपने क्या देखना रहता है, आपने देखना होता है कि क्या ये टाइम के ऊपर बना हुआ है, क्या इसमें टाइम है, अगर टाइम है तो क्या उसमें रनिंग टाइम है या स्टैटिक टाइम है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे भी जो आपके सामने है वो है कैन यू सी द टाइम फ्रेम इन द पाई चार्ट। सॉरी, ये पाई चार्ट नहीं है, ये टेबल है। क्या इस टेबल में आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है? जी हां, बिल्कुल दिख रहा है कि ये 1995 से लेके 2010 तक हमें टाइम दिख रहा है। ये रनिंग टाइम है। इस रनिंग टाइम के साथ जो है ये जो वैल्यूज है ये भी चेंज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक, अभी इसको देखना कैसे है, समझना कैसे है, ठीक। अगर आप जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि आप रो में जा रहे हो, रो में, इजंट इट। तो आप देख रहे हो कि ये 95 है, फिर 98 है, चलते चलते हम 2010 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो टाइम चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है और ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, 35% से 30% डिक्रीज हो गई है, क्योंकि हम यहाँ पे बोलेंगे कि यस, कि हमारे पास चेंज है। अगर टाइम चेंज हो रहा है हमारे पास, पहली बात तो ये रनिंग टाइम है जिसके साथ हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है। जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या हमें यहाँ पे रनिंग टाइम मिल रहा है? हम बोलेंगे कि यस, मिल रहा है। क्या यहाँ पे वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं? हम बोलेंगे यस, हो रही है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ चेंज यूज करेंगे।
हम बोलेंगे कि ये 35% जो है ये डिक्रीज हुई है 30% पे, that remains same to 30%, again it decreased to 27%. So increase decrease when we are just moving from left to right, isn't it? ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं, आप यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे क्या टाइम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये जो है, अगर हम कॉलम में जा रहे हैं तो ये पूरा डाटा जो है 35% 30, ये जो है यहाँ पे टाइम ओनली 1995 ही है। सो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, क्या होगा? कंपैरिजन, कंपैरिजन। सो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो हम डाटे को कंपेयर करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि ये 35% डिक्रीज हो गया, दिस 35% डिक्रीज टू 30 एंड इट अगेन इंक्रीज टू 60। नो, दिस इज द रॉन्ग वे। आप ऐसा नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा चेंज नहीं हो रहा। इंक्रीज डिक्रीज इज द लैंग्वेज ऑफ चेंज। यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस 35% इज 5% मोर देन 30, which is twice less than 60%, so more than less than, ठीक है, तो ऐसे करके हम लिखेंगे इज द हाईएस्ट लोएस्ट, ये है लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन। जब हम कॉलम में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, अगर हम रोज में जा रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है तो लैंग्वेज ऑफ चेंज लगेगी, अगर हम कॉलम में आ रहे हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन लगेगी। सो आपको बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद आप देखो कि लैंग्वेज, तो यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज लग रही हैं, लैंग्वेज ऑफ चेंज भी लग रही है when we are moving toward in the rows and in the columns when we are moving, वहां पे लग रही है लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे आप कौन सा टेंस यूज करेंगे। बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास रनिंग टाइम दिया हुआ है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे जो है 1995 टू 2010, दिस इज द पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट टाइम है तो ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो टेंस है वो एज पर ग्राफ है, जो कि पास्ट है। फिर इसके बाद क्या इसमें स्टैटिक टाइम है? स्टैटिक टाइम का मतलब क्या है कि ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि ये डाटा किस टाइम का है। वैसे देखा जाए तो रनिंग टाइम जब लिखा होता है तो स्टैटिक टाइम नहीं दिया जाता। सो इट इज अंडरस्टूड द डाटा इज फ्रॉम पास्ट टाइम, सो एंड इट इज द टाइम इज रनिंग। सो यहाँ पे हमें स्टैटिक डाटा नहीं दिया हुआ, हमारे पास रनिंग डाटा है, वो पास्ट टाइम का डाटा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके माइंड में क्लियर हो गई कि ये हमने सबसे पहला काम जो करना है जब हमारे पास कोई भी वैल्यू चार्ट आता है, यही काम हमने किया था लाइन में, बार में, पाई में। और यही जो है क्या इसमें टाइम फ्रेम है ये हमने देखा, और कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, और ये हमने अभी देख रहे हैं हम वैल्यू चार्ट जो कि हमारा टेबल्स है उसमें भी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो काम मेनली रहता है कि वो है कि अभी ग्रुपिंग कैसे करनी है, इंफॉर्मेशन को ग्रुप कैसे करना है, क्योंकि हमने ओवरव्यू लिखना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ओवरव्यू। ओवरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहती है, हमने लिखनी है, तो वो हमने यहां से अभी निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है जी, तो आप इस टेबल में क्लियरली देखिए कि हमें रनिंग टाइम दिया हुआ है। जब भी आपको रनिंग टाइम दिया है तो हमने प्रेफरेंस हमेशा रनिंग टाइम को देनी है। तो ये रहा हमारे पास रनिंग टाइम, हम रनिंग टाइम के हिसाब से, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ चेंज के हिसाब से, चेंज के हिसाब से हम अपना ओवरव्यू लिख सकते हैं। दूसरा, हम कंपैरिजन के हिसाब से भी हम अपना ओवरव्यू लिख सकते हैं। लेकिन हमने प्रेफरेंस कहां पे देनी है? हमें हमेशा टाइम को ही देनी है, रनिंग टाइम को ही देनी है। और जब भी हमारे पास टाइम दिया रहता है, आपको ये चीज का पता है कि जब भी हमारे पास रनिंग टाइम दिया हुआ है तो हम क्या देखते हैं? ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है? दिस इज फर्स्ट पॉइंट देखिए और लास्ट पॉइंट देखिए, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इजंट इट? आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है। हम देखते हैं अभी इस टेबल में क्या हो रहा है। टेबल में आप देखिए कि 1995 में वैल्यू आपकी है 35% फॉर स्वीडन, और लास्ट पॉइंट में अगर आप देखते हो 2020 में है 27%। सो 35% जो है स्टार्टिंग है, और जो ये एंड कर रहा है ये कर रहा है 27% पे। तो ये जो है ट्रेंड जो है ये है डिक्रीजिंग, नीचे जा रहा है, नेगेटिव में है, तो यहां पे हमारा आ गया नेगेटिव ट्रेंड। इसी तरीके से हम सेकंड देखेंगे, फ्रांस, दैट इज 30% विच अगेन डिक्रीज टू 24%, नेगेटिव ट्रेंड। इसके बाद देखोगे वो भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, देन 60%,
वो जो 10 पे जा रहा है नेगेटिव, 55% अगेन डिक्रीज टू 17, दैट इज नेगेटिव। हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, फिर देख रहे हैं हम लास्ट पॉइंट, और हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड्स है, ये डिक्रीजिंग है, तो वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ है, वो गिर रही है। ओके जी, एक चीज क्लियर हो गई। तो ओवरव्यू में हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जा रही है, वो क्या है कि इन सभी कंट्रीज में जो वैल्यूज हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ये गिर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, इजंट इट? सो ये तो हो गया कि सबके सब देश की जो वैल्यूज हैं वो कम हो रही है। तो ये तो हो गया कि अच्छी इंफॉर्मेशन में मिल गई, तो हमें जस्ट एक ही इंफॉर्मेशन लिखनी है, काफी है। तो ओवरव्यू में आप लिख सकते हो ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ठीक है, इट कैन बी सीन दैट वैल्यू का नाम क्या है? इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। आप इसका कोई फ्रेज बना लीजिए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कोल एनर्जी। इट कैन बी सीन दैट द प्रोडक्शन ऑफ कोल एनर्जी डिक्रीज्ड इन ऑल 4 कंट्रीज ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। सिंपल एंड स्ट्रेट, सब में जो है वो डिक्रीज कर रही है। एक तो ये भी हो गया। दूसरे नंबर पे जब भी आप ट्रेंड देखते हो कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप देख लीजिए कि कितना गिर रहा है या कितना राइज कर रहा है। इसमें जो डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट डिफरेंस है कितना? अगर हम देखें कि स्वीडन का डिफरेंस कितना है नेगेटिव में, दैट इज 8%, 35% माइनस 27% इज इक्वल टू माइनस 8%। लाइकवाइज 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6%, वो 6% डिक्रीजिंग माइनस में है। ऐसे ही 60 जो है जा रहा है, ये है 50 में, और 55 जो है वो डिक्रीज हो रहा है 17, मतलब माइनस 17 इज इक्वल टू 38% नेगेटिव में, माइनस में। सो आप देख रहे हो कि ये सबके सब जो माइनस में है, और यहां से हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, हमने ओवरव्यू में वैल्यू तो नहीं लिखनी, हमने एग्जैक्टली ये नहीं लिखना कि कितना नीचे गया, लेकिन हमें ये तो पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा गिर रहा है। सबके सब डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, सबके सब जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन सी वैल्यू हो रही है? दिस वन, दिस इज डेनमार्क। तो जो डेनमार्क है इसका जो डिक्रीजिंग ट्रेंड सबसे ज्यादा है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, आपका ये हमने ट्रेंड देखा, तो ट्रेंड देखा किस समय? जब हमारे पास रनिंग टाइम हमारे पास दिया हुआ है, रनिंग पार टाइम आपके पास है, तो आपको ऐसे ही देखना है, इजंट इट? तो अगर आप इसी ग्राफ को देखें, ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है सभी नेगेटिव में है और कितना कितना है। अगर हम इसी ग्राफ को लाइन डायग्राम में देखें, तो लाइन डायग्राम में ये ग्राफ, इजंट इट? अभी आप दोनों में डिफरेंस देखो, किसको देखना आसान है। अगर आपके पास ये लाइन डायग्राम दिया, और आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ सीरीज में बने हुए हैं, लगातार पिछले लेसन सभी देखते आ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि लेसन नंबर 4 में इसके ऊपर इंट्रोडक्शन की गई थी, लेसन नंबर 6 में हमने ओवरव्यू किया था इसी ग्राफ के ऊपर, लाइन डायग्राम के ऊपर, और लेसन नंबर 11 एंड 12 में हमने बीपी बॉडी पैराग्राफ्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था इसी ग्राफ के ऊपर, इसी लाइन डायग्राम के ऊपर। तो आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए उसी लाइन डायग्राम को टेबल के रूप में आपके सामने पेश किया है, और ये आप देख पा रहे हो कि अगर आपके पास ये लाइन डायग्राम होती तो कितना आसान होता। आप देखते ही आपको ये समझ में आ रहा था कि ये सारी की सारी जितनी भी लाइंस हैं, ये समय के साथ नीचे की ओर जा रही है, सब डिक्रीज कर रही हैं। हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ा, ट्रेंड देखना पड़ा, 35%, 27% ये नेगेटिव है, इजंट इट? हमें समझने की जरूरत है, लॉजिकली चलना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, और ग्राफ बनते भी इसीलिए ही है, ठीक है, कि आप पहली बार में और अच्छी इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन एक बार में आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से पता चल रहा है। यहाँ पे तो आपको ट्रेंड्स ये भी पता चल रहा है कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, मतलब कि डेनमार्क एंड जर्मनी, ये जो दोनों है ये ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, और जो स्वीडन एंड फ्रांस है इनमें जो गिरावट है वो कम है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ा कि ये देखो 8% एंड 6%, ये कम गिरावट है, किसकी है? स्वीडन एंड फ्रांस की।
और जो ज्यादा गिरावट है वो है 50%, 38%, ये है डेनमार्क एंड जर्मनी की। लेकिन यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ा, यहां पे आपको देख के ही पता चल रहा है। डेफिनेटली जब आप टेबल्स को हैंडल करेंगे तो आपको इसको क्रैक करने के लिए, समझने के लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगाना ही होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो ये अक्सर लाइन डायग्राम, बाय बार ग्राफ, पाई चार्ट जो कि पिक्चर फॉर्म में होते हैं, उनसे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं समझने के लिए, ये कैलकुलेशन और लॉजिक्स देखने के लिए, ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आगे चलते हैं, हमने ये देखना है कि इसको हम अगर ग्रुप कर रहे हैं, हमने यहां पे तो हमने जो जब ग्रुप किया तो हम क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो डेनमार्क एंड जर्मनी ये जो दोनों हैं, क्योंकि ये ज्यादा, ठीक है, इनमें गिरावट ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली और शार्पली ये जो है डिक्रीज कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम लिखेंगे BP1 में। तो जो दूसरे हैं स्वीडन एंड फ्रांस जो हैं, क्योंकि इनमें मॉडरेट फॉल्स हैं, और इनको लिखेंगे हम BP2 में। क्लियर है, यहाँ पे तो हमें देख के पता चल रहा था, लेकिन इस केस में भी हमने क्योंकि अच्छी तरह से ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड देखने के बाद हमने डिफरेंस देख के हमने ये भी देख लिया कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, तो हम यहां से भी ये चीज को बिल्कुल कर सकते हैं कि ये जो BP1 है, ठीक ठीक, BP1 में हम इन दोनों को लिखेंगे 50%, 38%, मतलब ये जो डेनमार्क एंड जर्मनी है ये होगा BP1, और ये जो स्वीडन एंड फ्रांस है ये होगा BP2 में जाएंगे, ठीक है। और BP1 में जब हम डेनमार्क और जर्मनी के बारे में लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डेनमार्क से, क्योंकि यहां पे गिरावट सबसे ज्यादा है, 50 है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे BP1 में जर्मनी की, इसके बाद BP2 स्टार्ट होगा सिमिलर वे में। तो यहां पे BP1 और BP2 की हमने ग्रुपिंग जो है आपको हमने देख ली, और हमने देखा कि हम ट्रेंड वाइज चले हैं, और आपको भी ये रिकमेंड किया करता हूं, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूं कि जब भी आपको टाइम आपके सामने हो तो आप टाइम के हिसाब से चलिए। अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे, अगर मान लो कि आप बोलोगे कि नहीं मैं टाइम के हिसाब से नहीं चलते, हमने ग्रुपिंग करनी है BP1 BP2, लेकिन हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, कॉलम में देखते हैं, मतलब कि हम टाइम को ना देखते हुए, ठीक है, हम कॉलम में कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो मैं आपको कंपैरिजन भी आपको करके दिखाता हूं, और आप खुद ही देखिए कि कौन सा तरीका आसान है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि हमने ट्रेंड देखना है, हमने चेंज की तरफ जाना है। चलो हम कंपैरिजन की साइड में चलते हैं, और फिर इसके बाद हम कंपैरिजन को भी देखते हैं साथ में, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं। देखिए अच्छा, अब क्या है, क्योंकि ऊपर से हम नीचे जब आएंगे तो कंपेयर करना है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। अब देखिए, अगर मैं कॉलम में आ रहा हूं तो देखिए ऊपर 35%, ठीक है, तो 35% है, नीचे जो है ये 50 या 60, तो 60% इज द हाईएस्ट, और लोएस्ट कौन सी है, लोएस्ट इज दिस 35%, ठीक है। हाईएस्ट इज 40%, लोएस्ट इज 25%, हाईएस्ट इज 30%, 30%, and lowest is 25%. Highest is 27%, lowest is 15%. Highest is 27%, lowest is 5%. Highest 27%, lowest is 10%. हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट देख लिया, हमारे पास जो हाईएस्ट लोएस्ट आ गया, इसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच पे आप डिफरेंस देखो। अभी ये है 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, 40 माइनस 25 15, 28 माइनस 28 सॉरी 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, लाइकवाइज 27 एंड 15 इट इज 12, ठीक है, 12 हो गया। फिर इसके बाद 27 माइनस 5 इज 22, एंड अगेन 27 माइनस 7 इज 10। तो ये हमने डिफरेंस देख लेना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट के अंदर। फिर इसके बाद जस्ट अपने माइंड में आप देखिए कि कौन सा पॉइंट है जहां पे अगर मैं रफली कोई ग्राफ देखूंगा, 30 है, 15 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 10 है, तो ऐसे करके एक ग्राफ सा आपके माइंड में आता है, ठीक, कि ये जो बीच में जो है यहाँ पे 5 है, ये वाली वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे BP1
और यहाँ तक ये जो हो गया ये हो गया BP2। मतलब कि 1995 टू 2001 तक जो वैल्यू लिखेगी ये BP1 में आएगी, और इसके बाद 2001 टू 2010 जो है ये BP2 में आएगी। और हमने ये जो देखा कि ये जो 5 डिफरेंस है, यहाँ पे जो 2001 में जो वैल्यूज हैं ये तकरीबन सारी की सारी एक साथ इकट्ठी हो गई, जो कि आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए इस पॉइंट में ये जो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 2001 में। 2001 पे सभी वैल्यूज जो है एक साथ इकट्ठी हो रही है। आप दूसरी साइड में ये देख सकते हो कि जो हाईएस्ट है, जो कि ये जो फर्स्ट हाफ है पीरियड का, जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो वैल्यू हाईएस्ट पे थी वो लोएस्ट हो गई है, और जो लोएस्ट है और वो हाईएस्ट पे चली गई। मतलब ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे सभी वैल्यूज जो है एक साथ आ रही हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे 1995 टू 2001, 2001 टू 2010। देखिए यहाँ से समझाना आसान है, लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ से समझा रहा हूँ वही चीज, ठीक है, कि हमने देखा, हमने कैलकुलेट करना पड़ा यहाँ पे, और हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ सारे 5 में ये वैल्यूज आ रही हैं। हम तो इसके बाद यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है एक साथ हो रही हैं, और हमने इसके हिसाब से हमने डिवाइड किया। ठीक, आप खुद ही देख पा रहे हो, अगर आपके पास पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है, तब तो थोड़ा सा आपको फिर भी आसान लग सकता है। लेकिन जब आप टेबल में हो और आप कंपैरिजन के हिसाब से आप डिवीजन कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो, तो ये आपको मुश्किल लगेगा, ये आपको मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आपने टाइम के हिसाब से चलना है। आप जस्ट ट्रेंड देखिए, और ट्रेंड में हाईएस्ट लोएस्ट ट्रेंड देखने के बाद आप बहुत आसानी से ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, और आपको ओवरव्यू के लिए भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक तो बात हो गई कि जब आपको टाइम दिया हुआ, अगर आपको ये टाइम ना हो तो, क्योंकि अभी अगर टेबल्स को देखें तो टेबल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक में जिसमें टाइम है, रनिंग टाइम आपके पास है, और दूसरा जिसमें आपको रनिंग टाइम नहीं दिया हुआ है। अभी मान लो आपके पास कोई ऐसा टेबल आपके सामने आ गया, ना तो उसके रो में ना ही उसके कॉलम में कहीं पे भी रनिंग टाइम नहीं है, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है अभी हम उसके लिए देखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम के हिसाब से चलिए, ट्रेंड के हिसाब से चलिए, नो प्रॉब्लम, और वो इजी हो गया। लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, तो हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास ये वाला टेबल है, ठीक, ये टेबल में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास रो में भी टाइम नहीं है, हमारे पास कॉलम में भी टाइम नहीं है। हाँ, हमारे पास टाइम ऊपर स्टैटिक यहां पे है, लेकिन ये स्टैटिक टाइम है। ये जो टाइम है 2000, ये 2000 टाइम चेंज नहीं हो रहा। ये 2000 टाइम जो है, 2000 जो इन्होंने दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा डाटा, ये पूरा पूरा डाटा जो वैल्यूज टेबल में है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये 2000 ईयर की है, 2000 ईयर की है ये वैल्यूज। तो कोई भी वैल्यू है वो 2000 की है, इसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा, ये टाइम स्टेशनरी है फॉर ऑल द कंट्रीज, फॉर ऑल द पर्पसेस, फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर फुल टेबल। ये जो टाइम है ये चेंज नहीं हो रहा, ये टाइम सेम है, ये टाइम स्टैटिक है। अभी हम इसको कैसे करेंगे, फिर हमारे पास वही चीज हमने देखना है, क्या इसमें टाइम है। मैं गलती से यहां पे लिख गया पाई चार्ट, ये टेबल है, टेबल चार्ट। क्या इस टेबल चार्ट में टाइम है, हम बोलेंगे नहीं है। हमारे दिमाग में क्या इसमें रनिंग टाइम है, बोलेंगे नो, नहीं है। क्या इसमें टाइम चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, नहीं हो रही है। अगर रनिंग टाइम नहीं है तो वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। क्या इसमें फिर हम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, ओनली लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन। अगर हम इस साइड में भी जा रहे हैं, देखिए लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन, अगर हम रोज में जाएंगे तो भी हम कंपेयर करेंगे, अगर हम, ठीक है, कॉलम में जाएंगे तो भी कंपेयर करेंगे, दोनों में कंपैरिजन होने वाला है, किसी में चेंज नहीं है। ठीक, मतलब कि ये जो 53 है वैल्यू परसेंटेज में है, ये जो 53% है, ठीक, ये इंक्रीज होके 63 नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा है,
isn't it? यहाँ पे हम बताएंगे ये कितना ज्यादा है या कितना कम है। हम बताएंगे this 53% is 10% less than 63%, ठीक है ना, which is again twice the values for Qatar, ठीक है ना, for domestic purpose। so जो भी है हम क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस थ्राइस हम बोल रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट, हम जो भी है हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इंक्रीज डिक्रीज करके कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, लैंग्वेज ऑफ चेंज लगेगी दोनों साइड, बिल्कुल लगेगी, सॉरी लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन लगेगी, बिल्कुल लगेगी। इसके बाद देखिए कि टेंस, देखिए क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक टाइम दे रखा है हमें, कम से कम हमें ये पता है कि ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये 2000 का है, जो कि एक पास्ट टाइम है, तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को छोड़ के, ठीक है, ओवरव्यू BP1 BP2 सब हम लिखेंगे पास्ट में, ठीक है, ओके जी। फिर इसके बाद आप देखिए कि भाई क्या इसमें स्टैटिक टाइम है, बिल्कुल है, हम देख रहे हैं कि इसमें स्टैटिक टाइम है। तो ये तो जो प्रिलिमिनरी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपने देखनी है वो आपको पता चल गई है। अभी हम इसको ग्रुपिंग करते हैं, जो कि मेन पार्ट है कि इसको ग्रुपिंग कैसे करनी है। अगर तो हमारे पास रनिंग टाइम होता, जो कि यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो हम ट्रेंड देखते और हमें पता चल जाता, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट के हिसाब से, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करते और उसी के हिसाब से ग्रुपिंग करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रनिंग टाइम नहीं है, अभी हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं इस ग्राफ में, बड़ा ऐसा बनाया, इस ग्राफ में देखते हैं। देखिए पहली बात तो है कि हमने चलना है कैसे, हमने चलना है, हमें इसमें देखना है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा रहता है, बार बार हम इसी बात को हर एक लेसन में, हर एक वैल्यू चार्ट में हमने ये डिस्कस किया है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट। और चलो हमने ग्रुप करना है, हम सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हम देखते हैं। अभी आगे चलने से पहले अभी ध्यान दीजिए, ठीक है, जो मैं अभी ये बात बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बहुत समय खराब हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि मैं कैसे चलूं, इस साइड में भी कंपैरिजन है, इस साइड में भी कंपैरिजन है, क्या मैं ग्रुपिंग कॉलम वाइज करूं या मैं ग्रुपिंग रो वाइज करूं, मैं कैसे चलूं, तो उसके लिए आपको एक दिमाग में पॉइंट होना चाहिए कि हमारे पास ग्रुपिंग करने के लिए हमें चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे हमारे पास हमें ग्रुपिंग करना उतना ही आसान होगा, ठीक है। अगर हम अभी इस चार्ट में आप देखिए, इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं रो वाइज चलता हूं तो मुझे हर एक रो, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज हैं, हमारे पास रोज, अगर मैं रोज वाइज चलता हूं, हमारे पास रोज हैं 3, हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3, और तीनों रोज में हमें हर एक रो 2 पॉइंट्स, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मतलब इससे इस रो में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है, ऐसे ही सेकंड में, थर्ड में, तो तीनों हमें कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईएस्ट लोएस्ट, हमें 3 हाईएस्ट और 3 लोएस्ट मिलेंगे तीनों में, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास टोटल 6 होंगे, 3 हाईएस्ट एंड 3 लोएस्ट, ओके ओके। अगर मैं कॉलम के हिसाब से चलता हूं, अगर मैं कॉलम के हिसाब से चलता हूं, उसके हिसाब से अगर आप देखो, ठीक है, अभी हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कॉलम है, 6 कॉलम है, और हर एक कॉलम हमें कितने पॉइंट देगा, 2, एक हाईएस्ट और लोएस्ट, तो ये एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, मतलब कि ये जो 6 हैं तो हमारे पास 6 हाईएस्ट और 6 ही हमारे पास लोएस्ट होंगे, हर एक कॉलम हमें 2 देगा, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 12, 6 हाईएस्ट 6 लोएस्ट, जबकि हमारे पास यहाँ पे कितने थे हाईएस्ट लोएस्ट, 3 हाईएस्ट 3 लोएस्ट, मेरी बात समझते हो ना। तो यहाँ पे आगे 3 हमें मिल जाएंगे हाईएस्ट पॉइंट्स और हमें मिलेंगे 3 लोएस्ट पॉइंट, जबकि कॉलम में हमें मिल रहे हैं 6 हाईएस्ट पॉइंट्स और 6 ही लोएस्ट पॉइंट, हमारे पास कहां पे ज्यादा मिल रहे हैं, कॉलम में अगर हम जाएंगे। तो इसीलिए ये जो बात, ये जो चीज है, ये अपने पहले ही दिमाग में आप रख लीजिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए ग्रुपिंग करने के लिए, तभी हमारी ग्रुपिंग आसानी से और अच्छी होगी।
तो मैं यहाँ पे रोज के साइड में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ 6 पॉइंट मिल रहे हैं, मुझे कॉलम में 12 मिल रही है, 12, तो मैं जाऊंगा 12, तो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं रो में क्यों नहीं जा रहा, आपको क्लियर हो गया। अभी कॉलम में देखते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट कॉलम में कौन सा है, ये, और लोएस्ट कौन सा है, ये। कुवैत में हाईएस्ट कौन सा है, 63, लोएस्ट 18। कतर में हाईएस्ट 62 और लोएस्ट 5। ओमान में हाईएस्ट 83 और लोएस्ट 5.5। यूएई में हाईएस्ट 65 और लोएस्ट 2। और सऊदी अरेबिया में हाईएस्ट 85 और लोएस्ट 2.5। हमने ऊपर से नीचे मतलब हर एक कॉलम में देखा कि कौन सा पॉइंट हाई है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट देखा, और हमारे पास देखिए, ठीक है, तो टोटल 12, 6 इंटू 2 हमारे पास 12 पॉइंट्स हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास अभी ग्रुपिंग करना हमें आसान हो गया। ओके है, अभी हम इसके हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसके हिसाब से ग्रुपिंग करें तो आप यहां पे क्लियर क्या देख पा रहे हो, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये दोनों यहां, ये दोनों एक साथ हाईएस्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हाईएस्ट हाईएस्ट दिख रहा है, दोनों बिल्कुल दिख रहा है। आप इस साइड में देखिए, ये भी आपको हाईएस्ट दिख रहा है, ये देखो इतना पार्ट। ठीक है जी, ये आपको हाईएस्ट दिख रहा है, सभी हाईएस्ट 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 हाईएस्ट। और अगर आप नीचे देखो, ये सारा का सारा लोएस्ट 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 एंड ये भी लोएस्ट। ठीक, तो हमारे पास ये जो नीचे जो रो है, ये वाली रो, ठीक, तो ये हमें हमारे पास सारी लोएस्ट है। समझ में आ गया, ग्रुपिंग करना आसान हो गया, हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स है, हमने देखा ये देखो हाईएस्ट 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 हाईएस्ट, और ये सारी लाइन लोएस्ट। उन्होंने डाटा अरेंज करके रखा होता है ऑलरेडी, लेकिन आपको पहचानना है। ठीक है, वो इतना मुश्किल डाटा नहीं देते कि आपको समझना मुश्किल हो, लेकिन टेक्निक पता हो तो बहुत आसानी से आप उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम अभी इसको, ठीक है, क्या करते हैं कि BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, वो भी ठीक है, वो भी यहां से क्लियर हो रहा है, और हमें ओवरव्यू भी यहां से मिल रहा है। ओवरव्यू हमें क्या मिल रहा है, ओवरव्यू हमें मिल रहा है कि ये जो दोनों देश हैं, कुवैत, क्योंकि पक्की बात है कि ओवरव्यू में तो हम हाईएस्ट ही लिखेंगे, लोएस्ट क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि ये सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम तो वहां पे एक ही इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, वो भी काफी है। ठीक है, तो हम वहां पे लिखेंगे हाईएस्ट। ठीक है, तो हम वहां पे लिखेंगे, अच्छा ये है क्या है, दिस इज अ वाटर यूज इन गल्फ कंट्रीज, सॉरी, ठीक है, अच्छा वाटर, ये क्या है, ये है वाटर यूज इन गल्फ कंट्रीज। अभी ये गल्फ कंट्रीज कौन सी है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये सारी की सारी जो है ये है गल्फ कंट्रीज। इसमें कितना पानी यूज हो रहा है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, तो हम ओवरव्यू में बिल्कुल क्लियरली अभी हम यहां पे लिख सकते हैं कि बहरीन एंड कुवैत, जो ये दोनों जो कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा जो पानी है ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जबकि बाकी की जो ये 4 कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा जो पानी है ये एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ठीक, बहरीन एंड कुवैत मेक यूज ऑफ water predominantly for domestic purpose, whereas the remaining 4 countries use water mainly for agriculture purpose। बात खत्म। ठीक है, अच्छा जी, हमें ये लोएस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे डाटा मिल गया हमें कि ओवरव्यू में क्या लिखना है, BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है। अभी इसी के हिसाब से हम BP1 और BP2 को जस्ट डिफाइन कर लेते हैं, कौन सी कंट्रीज को हमने BP1 में लिखना है, कौन सी कैटेगरीज को BP1 में लिखना है, कौन सी BP2 में लिखना है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, ये जो हाईएस्ट हाईएस्ट वाली हैं, ये दो,
ठीक है, मतलब कि यहां से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट आप लिख दीजिए BP1 में। मतलब आप देखिए ये पार्ट आप ही, ठीक है, ये जो येलो में हमने, ठीक है, ये हाईलाइट किया क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट हाईएस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया BP1 में। इसके बाद ये जो है पूरा का पूरा पार्ट, यहां से ये वाला भी, यहां से ये सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा, ठीक है, इसको लिखेंगे हम BP2 में, ये जो ग्रीन ग्रीन हाईलाइटेड है। और जो नीचे पूरा पूरा इंडस्ट्रियल पर्पस का जो कि सभी में वैल्यूज जो है लोएस्ट 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 वैल्यूज है, ये जो कि रेड हाईलाइटेड है, इसको लिखेंगे BP3 में। सो ये येलो पार्ट, दिस इज BP1, ग्रीन पार्ट इज BP2 एंड दिस पार्ट जो है दिस इज BP3। बहुत आसानी के साथ आप इसको, ठीक है, आप ग्रुप कर सकते हो, आप 3 BP लिख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। अभी आप देखिए BP1 में हम बहरेन कुवैत का डाटा लिखेंगे ओनली फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके बाद कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया का भी डाटा जो है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर का ही लिखेंगे, ठीक है ना, इन BP2 में, ठीक। और BP3 में पूरा का पूरा सभी कंट्रीज का डाटा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लिखेंगे क्योंकि वो सारी की सारी लोवेस्ट वैल्यूज ही है, ठीक। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि हमने चलना कैसे है। यहां पे जब आप टेबल को डील कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, आपको ग्रुपिंग करनी होगी, आपको देखना होगा कि मैंने किस साइड में जाना है, कितने पॉइंट्स जो है कितने अच्छे पॉइंट्स जो है, हाईएस्ट पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट कहां पे ज्यादा मिल रहे हैं, आपको ये सब कुछ देखना है। तब ही आप जाके इसको अच्छी तरह से ग्रुप करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और लिखने के लिए आप रेडी होंगे। डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा आपको बाकी चार्ट से जो कि पिक्चर फॉर्म में होते हैं उनसे, लेकिन ठीक है, एक बार आपने इसको समझ लिया, इसके बाद कोई परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इनको जस्ट जैसे आपने ग्रुप किया वैसे आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे। आपका टाइम भी सेव होगा और आपका जो रिस्पॉन्स है वो कोहेरेंट होगा, समझ में आएगा। एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए अभी आप रेडी हो। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमने अभी यहाँ पे ग्रुपिंग की है इसी चार्ट के ऊपर, ठीक, हम जो है इसका हम इंट्रो लिखेंगे, ओवरव्यू लिखेंगे, BP1 एंड BP2 लिखेंगे। हम लोग करेंगे रियल राइटिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो भी हमने आज समझा, जितनी टेक्निकल फीचर्स हमने यहाँ पे देखी, वो सारी की सारी अप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे और अच्छी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स में लिखेंगे, ग्रामर देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।